हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो भाई आज का जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका पार्ट 2 आ चुका है। तो ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 का मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर पार्ट 1 वहाँ से देख लेना। एंड ये पार्ट 2 है। हम पार्ट 2 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आज नॉर्सेट में आए थे। सो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। एंड कब रिजल्ट आएगा उसके रिलेटेड भी हम सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन भेजेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ऐसा उन्होंने डाला था एक क्वेश्चन, ठीक है। WHO सेफ्टी चेकलिस्ट आपने अगर नहीं देखी तो आप YouTube पर देख सकते हो, ठीक है। ऐसी चेकलिस्ट होती है, यहाँ पर लिखा होता है उन्होंने साइन इन एंड टाइम आउट एंड साइन आउट, ठीक है। तो आप सभी को अब पता लग ही गया होगा कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी होता है, साइन इन भी होता है एंड साइन आउट भी होता है एंड टाइम आउट भी होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता एंड वो होता है टाइम इन नहीं होता। उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था WHO सेफ्टी चेक लिस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। तो एग्जैक्ट कौन सा था इनमें से, वो था टाइम इन, ठीक है। तो टाइम इन जिन्होंने भी क्वेश्चन टाइम इन पर टिक किया है आंसर पर, तो उनका करेक्ट होगा ये आंसर 100%। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लीन योर हैंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्लीन हमने अपने हाथ धोने हैं जब भी हमने पेशेंट को हाथ लगाना है, ठीक है, तब या फिर कोई भी हम सराउंडिंग को हाथ लगाते हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। अभी क्लीन योर हैंड भी हमने कब कब अपने हैंड वॉश करने हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। हमको पता है कि हम जब भी पेशेंट को हाथ लगाने हैं तो हम उससे पहले हम अपने हैंड वॉशेस करते हैं। देन आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड देन बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, नन ऑफ दिस। तो आफ्टर टचिंग भी हमको पता है कि हम जो हाथ है बाद में हम धोते हैं, पर बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, तो कई बार बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग आपको एक चार्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पर 5 मूवमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, हैंड वॉशिंग की। तो उन 5 मूवमेंट में से ये दोनों तो हैं, लेकिन जो थर्ड वाली है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है बिफोर टचिंग द पेशेंट, तो ये नहीं होगा। अगर इसकी जगह लिख देते वो आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, फिर ये होना था, ठीक है। अगर यहाँ पर आफ्टर लिखा होता ना बिफोर की जगह आफ्टर, तो फिर ये होना था, फिर ये करेक्ट होना था, लेकिन इन्होंने बिफोर लिख दिया, फिर ये नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने अब सी को टिक किया है कि भाई ये इसको छोड़कर सी को टिक किया है, तो उनका ये सही ही होगा आंसर। एंड देन मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लेड इज़ यूज्ड टू कट एंड ड्रेन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आज नॉर्सेट में। तो कौन सा ब्लेड था, ठीक है। उन्होंने इस बार पिक नहीं डाली, नहीं तो वो पिछली बार उन्होंने ऐसी पिक डालते हैं ब्लेड की, ठीक है, कोई भी ऐसे ब्लेड की पिक डाल दी तो पूछते हैं भाई किस नंबर का ब्लेड है। लेकिन इस बार उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा ब्लेड हम कट एंड ड्रेन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे दिन ब दिन टफ होता जा रहा है नॉर्सेट का एग्ज़ाम। तो अगर किसी ने लगाया है 15 नंबर तो उसका गलत होगा, 22 लगाया तो वो गलत होगा, 12 लगाया तो वो गलत होगा। तो आप सभी देख रहे होंगे ये भी पेपर में था, ये भी पेपर में था, ठीक है। तो 15 भी आई थिंक पेपर में था। तो जिन्होंने भी यहाँ पर 11 को टिक किया है, ठीक है, जो भी 11 को टिक किया है जिन्होंने ब्लेड को, तो उनका सही होगा, क्योंकि 11 नंबर ब्लेड इज़ यूज्ड फॉर कट एंड ड्रेन द, कोई भी हम पार्ट ले लें, कोई भी वुंड ले लें, ठीक है। तो 11 नंबर हम ब्लेड इस्तेमाल करते हैं कोई भी कट एंड ड्रेन के लिए, ठीक है। एंड देन आपको ऐसी एक इमेज देखने को मिली होगी आज नॉर्सेट के एग्ज़ाम में। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार बहुत ही ज़्यादा आसान आए थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजी पूछे थे। तो ऐसी उन्होंने पिक डाली हुई थी, ठीक है। तो जिनको ये नहीं पिक आती तो भाई फिर आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी बहुत ही आसान पिक्स इन्होंने डाली थी इस बार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर रीब्रीथेबल मास्क लाया है तो आपका गलत होगा, क्योंकि ये रीब्रीथेबल मास्क नहीं है। लेकिन अगर आपने वेंचुरी मास्क लाया है फिर भी आपका गलत होगा। तो कैनला तो ये है ही नहीं, ठीक है।
तो कौन सा होगा? नॉन रिब्रीथेबल मास्क। तो ये है नॉन रिब्रीथेबल मास्क, ठीक है। जिन्होंने भी नॉन रिब्रीथेबल मास्क को टिक किया है उनका सही है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पिक देखकर पता लग ही गया होगा कि आज के एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम पिक उन्होंने ऐसे डाली हुई थी, ठीक है। कुछ लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंड बस उस शॉर्ट फॉर्म का यही था कि बिलीरुबिन चेन रेंज हमने देखनी है एट 3rd लेवल, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि 3rd लेवल तक बिलीरुबिन रेंज कितनी होगी, तो ये रहा 3rd लेवल, ठीक है। 3rd लेवल कहाँ तक आता है? थाइस तक। तो अगर आपने यहाँ पर ये क्रैमर चार्ट है, ठीक है। ये क्रैमर चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है? जॉन्डिस के लिए किया जाता है। तो क्रैमर चार्ट पर आपको अगर ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है अगर थाइस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ट्रंक एरिया भी इन्वॉल्व एंड फेस भी इन्वॉल्व है, तो कितनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर लगाई है 5 to 10 तो आपका गलत होगा। अगर आपने 4 to 8 लगाई है आपका फिर भी गलत होगा। अगर आपने 12 to 15 लगाई है ना तो फिर भी आपका गलत होगा, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सी वैल्यू सही है। तो वो सही वैल्यू है 9 to 12। अगर किसी ने भी 9 to 12 लगाई हुई है तो आपका 100% करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो 9 to 12 हम 3rd लेवल तक की बात करें तो भाई 9 to 12 तक 9 to 12 mg जॉन्डिस का जो बिलीरुबिन का लेवल है वो 9 to 12 होगा। 100% आपका ये सही होगा अगर आपने 9 to 12 तक लगाया है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोजीशन गिवन आफ्टर लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी के बाद हम कौन सी पोजीशन देते हैं? एक तो हम लिवर बायोप्सी करते समय कौन सी पोजीशन देते हैं, वो है सुपाइन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन इज गिवन इन लिवर बायोप्सी, ठीक है। जब भी हम लिवर बायोप्सी करते हैं तो सुपाइन पोजीशन देते हैं, हम ऐसे लटा देते हैं, ठीक है। तो अब लिवर बायोप्सी करने के बाद आपने आफ्टर, अगर किसी ने ऐसे जल्दबाजी की होगी तो भाई उसने स्पाइन लगा दिया होगा। अगर उसे लगा होगा भाई लिवर बायोप्सी लिखा है, मैं जल्दी से अपने टाइम मैनेजमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं सुपाइन लगा देता हूँ। मैंने भी एक कैंडिडेट देखा है, उसने मुझे कहा था, फ़ोन किया था मुझे, भाई मैं सुपाइन लगाया, ठीक है। तो फिर मैंने 2-3 से और बात की तो भाई आफ्टर था। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर आफ्टर देख लिया, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी लंबी थी तो ऐसे पढ़ने में एंड टाइम मैनेजमेंट करने में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखना। तो जिस किसी ने भी आफ्टर देख लिया है तो पोजीशन गिवन आफ्टर लिवर बायोप्सी, ठीक है। लिवर बायोप्सी के बाद हम कौन सी पोजीशन देते हैं? हम सुपाइन नहीं देते, ना ही हम प्रोन देते हैं, ना ही हम हाई फाउलर देते हैं। आपको ये 2 ऑप्शन पेपर में ज़रूर दिखे होंगे, सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन, ठीक है। एंड जो करेक्ट आंसर है वो है राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। हम राइट लेटरल पोजीशन देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो होए वहाँ पर जो हमने पंचर की है साइट, वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाए, ठीक है। इसलिए हम राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। जिन्होंने भी राइट लेटरल पोजीशन लगाया है आंसर उनका 100% सही होगा। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लूइड गिवन इन बर्न पेशेंट। हम बर्न पेशेंट में कौन सा फ्लूइड देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आज नॉर्सेट के एग्जाम में। अगर किसी ने DNS लगाया है तो उसका भाई गलत है, अगर आपने D2 लगाया है उसका भी गलत है, एंड आपने D5 लगाता है तो उसका भी गलत है, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर है RL, ठीक है। रिंगर लैक्टेट हम देते हैं इन बर्न पेशेंट, ठीक है। तो आप अब याद कर लेना, आगे एग्ज़ाम में अगर आप कोई भी दोगे तो उसमें RL लिखना, ठीक है। बर्न पेशेंट में हमेशा हम RL देते हैं। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन था, टोटल कैलोरी इन 500 ml D5। तो आप सभी को, अगर किसी को नहीं पता तो आज मैं समझा देता हूँ भाई, ठीक है। तो भाई 500 ml में कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो वो बात करते हैं 1 लीटर की, ठीक है। तो 1 लीटर में होती हैं 50 mg, ठीक है, 50 कैलोरीज, ठीक है, 50 mg कैलोरीज। एंड इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बन जाता है 200, जो 1 लीटर में आता है, ठीक है, 1 लीटर में आता है। तो अगर उन्होंने 500 ml का पूछा है, ठीक है, तो कितना होगा? तो होगा 100 कैलोरीज, ठीक है। D5 सॉल्यूशन में 500 ml में कितनी कैलोरीज होंगी? 100। जिन्होंने ये 100 लगाया है उनका 100% सही होगा। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस्ट्रिक लैवेज इज नॉट डन इन, ठीक है। जो भी हम गैस्ट्रिक लैवेज करते हैं किस में हम नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा था आज नॉर्सेट में।
एंड जिन्होंने भी आर्सेनिक पॉइजनिंग पर लगाया उनका गलत होगा, ठीक है। एंड फिर ANC तो आएगा ही, नन भी नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या है? कैरोसिन। जिन्होंने भी कैरोसिन पर टिक किया है तो उनका सही होगा, ठीक है। कैरोसिन इज़ द राइट आंसर। एंड देन छत्रपति संभाजी नगर इज़ प्रीवियसली नोन एज, तो ये एक न्यू नाम उन्होंने रखा है एक स्टेट का। तो किसका उन्होंने रखा है? क्या उन्होंने पुणे का रखा है? नहीं। क्या उन्होंने महाराष्ट्र का रखा है? नहीं। क्या उन्होंने दिल्ली का रखा है? नहीं। तो किसका रखा है? तो आप सभी ने अगर जिसने भी औरंगाबाद को टिक किया है तो भाई उसका 100% सही होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, औरंगाबाद ही है, ठीक है। औरंगाबाद का नेम चेंज कर उन्होंने रख दिया छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम मूव ऑन करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा आगे क्या कट ऑफ रहेगी हम इसी चैनल पर सबसे पहले आप सभी को बताएंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देन इन G20 विच कंट्री इज़ नॉट इन्वॉल्व, तो सभी को पता होगा कि जो G20 की एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, मीटिंग हो रही है G20 की। तो इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, 19 कंट्रीज़ होती हैं जो इसमें भाग ले रही हैं। एंड उन 19 कंट्री में से कौन सी, इन्होंने पूछा है विच कंट्री इज़ नॉट इन्वॉल्व, इन 90 कंट्री में से कौन सी इन्वॉल्व नहीं है। तो इंडिया तो इन्वॉल्व है क्योंकि इस बार जो G20 की जो मीटिंग हो रही है वो इंडिया में ही हो रही है। एंड कहाँ पर हो रही है? वो पंजाब में हो रही है, ठीक है। अगर आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिले भी कहाँ हो रही है तो आपने पंजाब लिखना है, क्योंकि इस बार पंजाब में G20 की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें कौन सा देश नहीं शामिल है? तो कौन सा नहीं शामिल है? इंडिया भी शामिल है, ठीक है। एंड इंडिया भी शामिल है, एंड ब्राज़ील भी शामिल है, एंड चाइना भी शामिल है, एंड पाकिस्तान नहीं शामिल है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी पाकिस्तान को टिक किया है भी पाकिस्तान नहीं शामिल है, आपको नोट दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को जिसने भी टिक किया है उसका 100% सही होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा करेक्ट आंसर है जिसने भी पाकिस्तान को टिक किया है। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटाशियम लेवल इज 6.5 mg लीड्स टू, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था आज नॉरसेट में भी बाई पोटाशियम लेवल उन्होंने बताया था एक पेशेंट का। तो उसका ऐसे लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी एंड उस स्टेटमेंट का जो मेन पॉइंट था यही था कि पोटाशियम लेवल इज़ 6.5 mg पर डेसीलीटर। यार एक तो ना एम्स वाले भी यार सीधा ही पूछ लो, ठीक है, बंदे की अगर आपने नॉलेज चेक करनी है। आप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, ऊपर से इतना कम टाइम होता है तो वैसे ही आधा पेपर छूट जाता है ना। तो अगर वो स्टेटमेंट ऐसे ही सिंपल लिख देते तो फिर भी लोगों ने लिख देना था, ठीक है। तो आप सभी को अगर किसी को पोटाशियम लेवल नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ। उसकी लेवल होती है 3.5 से लेकर 5.5 तक, ठीक है। 3.5 से लेकर 5 mg तक भी ले सकते हैं, 5.5 mg तक भी हम सही मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 6.5, तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा पोटाशियम से क्या होता है? हाइपरक्लीमिया होता है, आपको पता ही होगा। हाइपरक्लीमिया से क्या होता है? ST डेविएशन नहीं होती, ठीक है। हाइपरक्लीमिया में ST डेविएशन नहीं होती। पोटाशियम लीड्स टू हाइपरक्लीमिया, आपको पता होगा हाइपरक्लीमिया कब कहते हैं? जब पोटाशियम लेवल हाई होता है। तो ST डेविएशन नहीं होगी, ना ही डाउन P होगी, ना ही नन, तो होना ही नहीं है। एंड जो है पीक टी वेव, ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी पीक्ड टी वेव लिखा है, ठीक है, तो उनका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही आपको वहाँ पर दिखा था, पीक टी वेव या फिर लिखा था हाइपर एक्यूट टी वेव, ठीक है। तो जिन्होंने भी ए आंसर को टिक किया है तो उनका 100% सही होगा। एंड देन स्नो फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है। तो स्नो फेस्टिवल इस बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो क्या जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या सिक्किम में हो रहा है, क्या शिमला में हो रहा है? ना लद्दाख में हो रहा है, ना जम्मू कश्मीर, ना शिमला में हो रहा है, ना सिक्किम में हो रहा है। तो इस बार हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में। तो जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर को टिक किया है तो उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो
देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफ़ी इजी था, अगर आपको हार्ट साउंड्स पता होती हैं भाई कहाँ पर कौन सी है कहाँ पर कौन सी है, तो इन्होंने सबसे जो आसान हार्ट साउंड थी वही पूछी है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो वह भाई वो अपने अभी बेसिक्स क्लियर करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके बेसिक्स मजबूत नहीं है, ठीक है, आपने अपने बेसिक पर ध्यान नहीं दिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दो, ये बेसिक में ही आ जाता है। तो एपिकल पल्स हम कहाँ पर सुनते हैं, तो एपिकल पल्स हम सुनते हैं ना, तो हम सुनते हैं एट द लेवल ऑफ 5th एंड एक्सिलरी में नहीं सुनते, ठीक है। तो एक्सिलरी में 5th लेवल में हम एक लीड लगाते होते हैं जब हम ईसीजी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं सुनते, तो एट 2 लेवल भी नहीं सुनते। एंड कहाँ पर सुनते हैं, तो आंसर बी आ गया, ठीक है। तो कहाँ पर सुनते हैं हम, एट द मिड क्लेविकुलर लाइन बिटवीन 4 and 5, ठीक है। उन्होंने अडल्ट का पूछा था ये, तो एट द मिड लेवल बिटवीन 4 and 5, ठीक है। तो ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी यहाँ पर मिड क्लेविकल लिखा हुआ है, ठीक है, उनका सही होगा। यहाँ पर कुछ पेपर में आया था कि एट द एक्सिलरी लेवल बिटवीन 5 to 10 ऐसे भी आया था, पर आपने मिड क्लेविकल जिन्होंने देख लिया, ठीक है, तो मिड क्लेविकल पर टिक करना था, तो वो सही था। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिगॉक्सिन एंड फ्रूसमाइड एडमिनिस्ट्रेशन मोनिटर विच लेवल, ठीक है। डिगॉक्सिन देते समय एंड फ्रूसमाइड एडमिनिस्ट्रेशन करते समय हम किसका ध्यान रखते हैं, तो किसका रखते हैं हम, पोटाशियम का, ठीक है। तो अगर किसी ने सोडियम किया हुआ है गलत है, इनटेक आउटपुट गलत है, नन ऑफ दिस तो आना ही नहीं। एंड देन देयर इज़ द पोटाशियम इज़ सही है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप MCQ सॉल्व करते हो तो वहाँ पर इसका बार बार जिक्र होता है। अभी हम जब भी फ्रूसामाइड देते हैं तो हमने क्या देना है, हमने बनाना देना है। बनाना में सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है, ठीक है, बनाना देना है हमने, तो इसलिए हमने किसको मॉनिटर करना है, पोटाशियम को। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑयल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़, तो कौन सा ऑयल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ में, ना तो सनफ्लावर ऑयल है, इसको हम ले सकते हैं, सोयाबीन भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो होना ही नहीं है। तो देन आ गया कोकोनट ऑयल। तो भाई कोकोनट ऑयल में सबसे ज़्यादा जो हार्म करता है कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ को, ठीक है। जिन्होंने भी कोकोनट ऑयल लगाया है उनका आंसर 100% सही है, ठीक है। तो आप ये बेसिक नॉलेज भी आप इसको ऐसे समझ लेना कि आपने अगर आपने भी अगर कोई पेशेंट देख लिया तो उसको यही रिकमेंड करना है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो क्या, अगर यूज़ करते हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। हॉस्पिटल में हम बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको हेल्थ एजुकेशन में ये बता देना, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव इन एलर्जी, कौन सा ड्रग, आपको यही क्वेश्चन नॉर्सेट में आज देखने को मिला था, ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव इन एलर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन भी यही थे, हिस्टामाइन, एपिनेफ्रिन, नन ऑफ दीज एंड सी क्लोराप्राज़ाइन, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो होगा क्लोरप्रोमाज़ेन, ठीक है। जिन्होंने भी क्लोरप्रोमाज़ेन पर टिक किया है उनका 100% सही होने वाला है। दिस ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव इन एलर्जी, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग डज नॉट नीड एनी प्रीवियस इंजेक्शन रिएक्शन, कौन सा ड्रग हमें नहीं चाहिए कि कोई भी हमारी जो ड्रग रिएक्शन होती है, ठीक है, उससे पहले हमने एडमिनिस्टर नहीं करना है। समझ लगी कि हमने जब भी कोई हम ड्रग देते हैं तो पहले हम प्रीवियसली इनिशियल डोज देते हैं थोड़ा सा चेक करने के लिए कि इसकी कोई रिएक्शन होती है या नहीं होती, रिएक्शन टेस्ट करते हैं। तो कौन सा ड्रग इनमें से है जिसकी कोई रिएक्शन हमें लोड ही नहीं, हमने सीधा उसको ड्रग दे देना है, ठीक है, जो कि रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा, विच डज नॉट नीड, कौन सा होगा, तो क्लोरप्रोमा ये क्या अमॉक्सिसिलिन तो हम करते हैं, इसकी टेस्ट डोज भी करते हैं हम अमॉक्सिसिलिन की, एंड क्लोरप्रोमाज़ाइन की भी करते हैं। आपको ये भी ऑप्शन में देखने को मिला था, क्लोरप्रोमाज़ाइन, क्लोरप्राज़ोन, तो ये भी आपको देखने को मिला था। एंड जो सही आंसर था वो था मेट्रेंडाजोल, जो कि बी नंबर पर आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में दिखा था, ठीक है। तो जिन्होंने भी नॉर्सेट के एग्ज़ाम में बी आंसर को टिक किया है उनका 100% सही होगा। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू प्लैनेट, ये तो सभी को पता है भाई, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, तो वो जुपिटर तो नहीं है, वीनस भी नहीं है, मार्स भी नहीं है। भाई जिन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन को गलत कर दिया ना भाई, आप मार्स पर ही चले जाओ, ठीक है, क्योंकि
आपको पता ही होगा भाई सबसे ज़्यादा पानी है अर्थ में, तो पानी क्या रिफ्लेक्शन देता है, ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर से क्या बनेगा, अर्थ, ठीक है। ब्लू प्लैनेट हमारी अर्थ, तो ब्लू प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको मिला था इंग्लिश की, जब उन्होंने नॉलेज चेक की थी आपकी, तो आपने क्या लगाया, तो मुझे कमेंट्स में बताया आपने क्या लगाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, अ केक इज कट डैश अ नाइफ, अ केक इज कट बाय अ नाइफ, नो, अ केक इज कट ऑन द नाइफ, हम नाइफ के ऊपर रख कर केक कट करते हैं, नहीं। अ केक इज कट देयर अ नाइफ, ये तो सेंस बन ही नहीं रही, नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा विद। तो आपको ये ऑप्शन नॉरसेट में देखने को मिला था, विद। तो जिन्होंने भी विद पर टिक किया है उनका 100% सही होगा, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ओपीडी रिगार्डिंग हेमरॉइड्स विच असेसमेंट इज डन, ये लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट थी, तो बस उसका जो बेसिक स्टेटमेंट थी तो वो यही थी भी हम जब भी कोई हेमरॉइड्स के रिलेटेड एक पेशेंट आया डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने ओपीडी में कौन सी असेसमेंट करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको वहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा हुआ था सिग्मोइडोस्कोपी एंड सिस्टोस्कोपी लिखा हुआ था एंड बायोप्सी लिखा हुआ था, तो कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। तो ना तो हम बायोप्सी कर ही नहीं सकते, आपको पता ही ओपीडी में नहीं होती, ना ही सिस्टोस्कोपी करते हैं ना ही सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। जिन्होंने भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पर टिक किया उनका 100% सही होने वाला है हेमरॉइड्स के लिए, ठीक है। तो ये ओपीडी बेस्ड असेसमेंट है, तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं हम। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फार्मर कम इन इमरजेंसी इज़, ठीक है। तो ऐसी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, बीपी उसका ये हो रखा था एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हुई थी एंड काफ़ी और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था एंड तो उसका जो मेन सेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एंड उसको पॉइजनिंग हो गई थी, तो कौन सी पॉइजनिंग हुई थी इनमें से, तो आप बताइए कौन सी पॉइजनिंग हुई थी। जिन्होंने फास्फेट लगाया गलत, जिसने आर्सेनिक लगाया गलत एंड जिसने नन लगाया गलत, नन तो था ही नहीं वैसे मैंने लिख दिया। तो जिन्होंने भी भाई लोगों ने ऑर्गेनो पॉइजनिंग लगाई है, ठीक है, ऑर्गेनो पॉइजनिंग लगाई है, तो उनका सही होगा, ठीक है। तो यही होती है फार्मर की, जब इमरजेंसी में आया तो उसको ये पॉइजनिंग थी, ठीक है, आइडेंटिफाई करनी थी भी कौन सी पॉइजनिंग है, तो ऑर्गेनो पॉइजनिंग थी। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रेग्नेंट लेडी GTPL, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था भी वह प्रेग्नेंट लेडी आई है, वो आई थिंक 20 वीक्स प्रेग्नेंट की थी कि 28 वीक्स प्रेग्नेंट थी एंड उस प्रेग्नेंट का तो एक हो गया जी। एंड उसने 2 बच्चे जन्मे थे एंड जन्म दिया था उसने 2 बच्चों को, एक उसने जन्म दिया था 38 वीक्स में, ठीक है। तो 38 वीक्स में जन्म देने के बाद क्या हो गया, फिर T1 हो गया, ठीक है, एंड G2 हो गया, G2 हो गया, ठीक है, T1 हो गया, G2 हो गया। एंड देन एक और बच्चा था उसका जो कि प्री टर्म पैदा हुआ था 37 वीक्स में, ठीक है। तो 37 वीक्स में उसका सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ, 37 या आई थिंक 36 था, 36 वीक्स में उसका सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ था, तो वो फिर प्री टर्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए प्री टर्म एक हो गया। एंड टोटल अब उन्होंने आगे आंसर पूछा था तो इसका GTPL क्या होगा। तो इसका GTPL आपको पता होगा, एक तो जब प्रेग्नेंट आई लेडी, ठीक है, तब का G आ गया, अभी वो प्रेग्नेंट है, ग्रेविड है इसमें। एंड देन आ गया उसने एक तो बच्चे को 38 वीक्स में जन्म दिया था, ठीक है, देन G2 हो गया। एंड देन उसने एक 37 वीक में जन्म दिया था, देन G3 हो गया, ठीक है। तो एक तो टर्म हो गया एंड एक प्री टर्म हो गया। तो अबॉर्शन जो उसका था वो हुआ नहीं था, ठीक है, अबॉर्शन 0। एंड लिविंग चिल्ड्रन उसके 2 थे, एक तो जो टर्म वाला एंड दूसरा जो था ये प्री टर्म वाला, तो लिविंग 2 थे। तो जिन्होंने भी यहाँ पर G3T1P1A0 को टिक किया है उनका 100% सही होगा ये आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो यही आंसर है उसका भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ जो लोग न्यू हैं सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जो नॉरसेट का एग्ज़ाम देने गए थे। एंड थैंक यू। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंड यहाँ पर है आफ्टर बेरियम नीमा प्रिस्क्राइब, ठीक है, बेरियम नीमा हमने दिया है एक पेशेंट को, तो बेरियम नीमा देने के बाद हमने क्या प्रिस्क्रिप्शन उसको देनी है, हमने एनाल्जेसिक देना है, एंटीबायोटिक देनी है, लैक्सेटिव देना है, ऑल ऑफ दिस क्या देना है हमने, ठीक है। तो आप सोच कर बताओ, हम एनाल्जेसिक नहीं देते आफ्टर बेरियम नीमा के बाद, ठीक है, हमने स्कैनिंग करने के बाद की बात हो रही है, ठीक है, एनाल्जेसिक नहीं देते, उसको कोई दर्द नहीं होता, ना ही हम एंटीबायोटिक देते हैं, ऑल ऑफ दिस तो था ही नहीं। एंड देन हम क्या देते हैं, लैक्सेटिव, क्योंकि बेरियम नीमा देने के बाद जो भी उसका अंदर रह जाता है, ठीक है, बेरियम जो रह जाता है अंदर उसके इंटेस्टाइन में, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लैक्सेटिव देते हैं, ठीक है। लैक्सेटिव से उसकी सारा जो भी अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। आपको पता होगा कि लैक्सेटिव एज आ डायरियल फॉर्म में का काम करता है, ठीक है, जो भी उसकी इंटेस्टाइन में होगा इवैक्यूएट कर देगा, ठीक है, तो लैक्सेटिव देते हैं। एंड देन कुबलर लॉस असेसमेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था एंड उन्होंने लिखा हुआ था पेशेंट फील्स सैडनेस एंड लो मूड, तो ऐसा ही था सैडनेस, तो आपने सैडनेस को आपने ध्यान में रखा होगा एंड जिन्होंने भी इसको अच्छे से समझा है भाई सैडनेस कब होती है, तो वो होती है डिनाइल में नहीं होती, एंगर में नहीं होती। डिनाइल में बंदा सोचता है भाई मेरे साथ क्यों हो गया, अगर ये लिखा होता तो फिर डिनाइल होना था। एंगर में अगर वो गुस्सा करता है एंग्री लिखते यहाँ पर, ठीक है, अग्रेशन लिखते तो फिर एंगर आना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा तो उन्होंने सैडनेस लिखा। तो सैडनेस कब आती है, डिप्रेशन में। तो जिन्होंने भी डिप्रेशन क्लिक किया उनका 100% सही होने वाला है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, तो किस आर्टरी है भाई, जिन्होंने इंटरनल इलियक किया है गलत है, पोर्टल वेन किया है गलत है, फेमोरल आर्टरी गलत है, तो जिन्होंने भी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी टिक किया है उनका सही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ओके। देन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करी हमने 30 मिनट्स के बाद उसको कॉम्प्लिकेशन होने लग गई, तो ऐसा क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में, तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना है, हमने कर देना है ना, तो हमने रन करना है NS। अगर उन्होंने ये लिखा होता भी भाई उसने IV रिमूव कर दिया तो भाई अब क्या करना है, तो फिर हम रन NS कर सकते थे, ठीक है, तो ओपन द वेन। एंड देन उन्होंने बताया था एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर, नहीं हमने एंटीबायोटिक भी नहीं एडमिनिस्टर करनी, ना ही हमने वाइटल्स चेक करने। सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने पूछा था, प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी हम क्या करते हैं वो है स्टॉप द इन्फ्यूज़न, सबसे पहले हमने इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर देना है। तो जिन्होंने भी स्टॉप द इन्फ्यूज़न पर टिक किया उनका 100% सही होगा। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन यहाँ पर आया था एक ट्रेंडलनबर्ग साइन इज़ यूज्ड टू टेस्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट का, तो ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट का हम ना लॉर्डोसिस पर करते हैं ना स्क्लेरोसिस पर करते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं उसका यूज़ कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन। जिन्होंने भी इसको टिक किया है उनका 100% सही होने वाला है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यही थे आज के जो भी नॉर्सेट में क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, एक तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है ना, जब भी रिज़ल्ट आएगा ना तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे आपने अपना रैंक चेक करना है, कब रिज़ल्ट आएगा, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। मैं आज ही शाम को डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।